हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल। ओके, तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं विच फॉलो लीडिंग टू सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन होने के लिए कुछ इवेंट्स ज़रूरी है, तो वही जो इवेंट्स है वो एक साइकिल फॉर्म में होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सो सीरीज ऑफ इवेंट्स विच फॉलो leading to cell division is known as cell cycle। अभी देखिए, माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन में, उससे हमें 2 सेल्स मिलते हैं और मियोसिस में 4 सेल्स। ओके, तो यही दो हमारे सेल डिवीजन के प्रोसेसेस हैं। अभी जो सेल साइकिल होते हैं प्रोकैरियोटिक में 3 फेजेस होते हैं। ओके, ICD। ओके, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 4 फेजेस होते हैं, G1S, G2, M। G1 फॉर ग्रोथ फेज 1, S फॉर सिंथेटिक फेज, G2 फॉर ग्रोथ फेज 2 एंड M फॉर माइटोटिक फेज। ओके, अभी हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल पे। ये हमें कूपर एंड हेल्स्टेन ने दिया था। ओके, इसमें 3 फेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था ICD। आई क्या होता है? आई का मतलब इंटरवल फेज। ओके, ये जो इंटरवल फेज होता है इसमें प्रिपरेशंस होते हैं नेक्स्ट फेजेस के लिए। ठीक है, तो आई का मतलब है इंटरवल फेज, जिसको प्रिपरेटरी फेज या फिर गैप फेज भी बोला जाता है। क्या होता है आई फेज में? सपोज कि न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आई फेज जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर आई फेज का लेंथ कम होता है, और अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो फिर ऑब्वियसली और न्यूट्रिएंट्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद आई फेज का लेंथ आई फेज ख़त्म होगा। तो इसलिए अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो आई फेज का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा तो आई फेज कम, न्यूट्रिएंट्स कम तो आई फेज लॉन्गर। ओके, ऑलराइट। अभी हम आते हैं सी और डी पे। आई हो गया, सी डी बाकी है। सी का मतलब है क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन फेज। तो ये सी वाले फेज में क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले इंटरवल फेज में प्रिपरेशंस हुए, ये रेप्लिकेशन डिविजन जो होंगे उसके लिए प्रिपरेशन हो गए। ठीक है, जितने भी प्रोटीन ज़रूरी है या फिर न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह वगैरह, सब कुछ का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, प्रिपरेशन करके वो जाएगा सी फेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा, और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होने के बाद वो जाएगा डी फेज में, जहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, ओके। इन प्रोकैरियोट्स मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन एन ओवरलैपिंग वे। मतलब कि, और ओवरलैपिंग क्या क्या होता है? सी और डी फेज जो होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ। ये सपोज दो हमारे मतलब 2 स्ट्रैंड्स है ना डीएनए के, सर्कुलर डीएनए के। ये देखिए, ये वाला कंप्लीट होते ना होते ही, ये वाले फेज का, ये रेड से आप देख रहे हो रेप्लिकेशन, यहाँ पे एक बबल बना था पहले, वो कंप्लीट होते ना होते ही दूसरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है ना। मतलब कि अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ, सपोज कि ऐसे राउंड होते हैं, राइट। सबसे पहले ये बड़ा वाला रेप्लिकेशन बबल बना होगा। ठीक है, ये रिंग, ऐसे रिंग शेप करके, और यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हुआ होगा ऐसे करके, और ये रेप्लिकेशन ख़त्म नहीं हुआ तभी। देखिए आप लोग, रेप्लिकेशन ये वाला पहला वाला रेप्लिकेशन ही ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पे दूसरा वाला रेप्लिकेशन भी शुरू हो गया है। तो ये ओवरलैपिंग होते हैं। ओके, तो ये ओवरलैपिंग है, एक ख़त्म होते ना होते ही दूसरा शुरू हो गया। और ओवरलैपिंग सी, सिर्फ मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे ही नहीं होता है, ओवरलैपिंग भी होता है सी और डी फेज। मतलब क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ख़त्म होते होते ही डिवीजन जो होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ये एक राउंड का रेप्लिकेशन खत्म होकर एक पूरा डीएनए निकल जाएगा, वैसे ही एक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
तो वो भी ओवरलैपिंग होते हैं। अभी आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल साइकिल पे। तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल ह्यूमन सेल में अगर हम कंसीडर करें तो वहाँ पे लगता है 24 आवर्स। ईस्ट में अगर हम देखें तो लगता है 90 मिनट्स। मतलब कि डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट लेंथ के सेल साइकिल होते हैं, लेकिन सारे यूकैरियोटिक सेल साइकिल में 4 फेजेस कॉमन है। सबसे पहला है G1, जो कि है गैप 1 या फिर इंटरवल 1 या फिर प्रिपरेटरी फेज 1। G1 में क्या होता है, एस फेज जब शुरू होगा उसके लिए G1 में प्रिपरेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। और G1 फेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ओके। उसके बाद आता है एस फेज ऑफ रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि G1 फेज में रेप्लिकेशन के लिए सारे जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो प्रिपेयर किए गए हैं, राइट। तो एस फेज में रेप्लिकेशन शुरू होगा। G2 फेज में फिर क्या होगा, G2 फेज का दूसरा नाम है गैप 2 फेज या फिर इंटरवल 2 फेज या फिर प्रिपरेटरी 2 फेज। यहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन लिए जाते हैं, मतलब सेल डिवीजन होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जो जो नेसेसिटीज़ है, उसका प्रिपरेशन होता है G2 फेज में। और M फेज मतलब माइटोसिस, ठीक है। तो इसमें रेप्लिकेशन और M में माइटोसिस। तो उससे पहले पहले जो G फेजेस हैं उसमें उनके लिए ही प्रिपरेशन लिए जाएंगे। मतलब एस फेज के पहले है G1, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन वगैरह के लिए प्रिपरेशन लिया जाता है। और माइटोसिस के पहले है G2, वहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रिपरेशंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल के फॉर्म में ये ड्रॉ करा है। यह है G1 फेज जो कि 11 आवर्स लेता है। यह है एस फेज जो कि 8 आवर्स लेता है। ये है G2 फेज जहाँ पे 4 आवर्स लेता है। और यह एम फेज जो कि लगभग 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे छोटा फेज होता है एम और सबसे बड़ा फेज होता है G1। तो फिर अभी अगर आप लोग टोटल करेंगे तो फिर आप लोग देखेंगे 24 आवर्स आ रहा है। ये ह्यूमन सेल साइकिल है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पेज पे। अभी हम एक एक फेज को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डुप्लीकेटेड होते हैं। हाई प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होता है, ऑब्वियसली राइट। हाई प्रोटीन ज़रूरी है रेप्लिकेशन के लिए, और लिपिड्स भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। रेप्लिकेशन प्रिपरेशन होता है, क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे ना, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस होता है। और रेप्लिकेशन मशीनरी प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होता है यहाँ पे, मतलब कि एमिनो एसिड्स भी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत हाई होगा, ओके। न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। और रेप्लिकेशन मशीनरी प्रोटीन्स जो होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रिपरेशन होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो रेट है वो बहुत हाई है। देखिए, ट्रिमेंडस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और न्यूक्लियस, लेकिन जो है देखने की बात है, न्यूक्लियस जो है वो डुप्लीकेटेड नहीं होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेटेड होते हैं, डीएनए मतलब डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए जो चीज़ें हैं उनका सिंथेसिस होता है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे डुप्लीकेटेड नहीं होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं एस फेज पे। एस फेज में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए है। एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियस इज सीन। डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन्स इज ऑल्सो सीन, मतलब कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। ये तो हमें पता है कि रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इस फेज में होता है। तो क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन होने के लिए हिस्टोन्स का भी डुप्लीकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रोमोसोम के साथ हिस्टोन्स तो बाउंड रहते हैं। तो फिर अगर एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनेगा तो फिर वो नए वाले क्रोमोसोम के लिए भी तो हिस्टोन्स चाहिए, तो फिर इसीलिए वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ हिस्टोन्स भी होते हैं। आफ्टर एस फेज क्रोमोसोम्स इन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इज सीन, मतलब एस फेज अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तब क्रोमोसोम्स ऐसे बटरफ्लाई वाले स्ट्रक्चर में नोटिस्ड होते हैं। इससे पहले क्रोमोसोम्स ऐसे सिंगल स्ट्रैंड वाले स्ट्रक्चर में नोटिस्ड होते थे। यहाँ पे था सेंट्रोमियर और ये था क्रोमोसोम। यहाँ से अभी आफ्टर एस फेज ऐसे वाले स्ट्रक्चर में नोटिस्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रैंड था ना, इसी का रेप्लिकेट हुआ, यही तो रेप्लिकेट हुआ, लेकिन ये सेंट्रोमियर में अभी भी जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रोमियर में अभी भी ये जुड़ा हुआ है,
ठीक है, इसका रेप्लिकेट होकर 2 बने, लेकिन ये सेंट्रोमियर में जुड़ा हुआ है, तो फिर इसीलिए वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, ऊपर एक भी नीचे एक भी। ठीक है, सो हियर वन कॉपी इज रेप्लिकेटेड वन ऑफ द अदर। ओके, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्योंकि इनमें ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, इनमें पूरा का पूरा सेम टाइप का बेस पेयर्स होते हैं। ओके, पूरा सेम होता है, इनके इनके जीन्स का कॉम्पोजिशन वगैरह पूरा का पूरा सेम होता है। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में बायोसिंथेसिस होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ऑब्वियसली माइक्रोट्यूब्यूल्स ज़रूरी है M फेज में, राइट। एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स जो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो खड़े हुए होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए होते हैं। तो उसी का सिंथेसिस होता है G2 फेज में। ठीक है, और लास्ट फेज जो है M फेज, यहाँ पे माइटोसिस होता है। M फेज में माइटोसिस होता है, ये पूरा का पूरा चीज़ होने के बाद आता है माइटोसिस। ओके, तो G1, G2 और S फेज जो है, ये जो 3 फेज है इनको बोलते हैं इंटरफेज, और जो M फेज है उसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस पे। हमेशा यूकैरियोटिक सेल साइकिल में ऐसे ही 4 फेजेस नहीं होते हैं, कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, अर्ली एम्ब्रायनिक डिवीजन। जब अर्ली एम्ब्रायनिक डिवीजन होता है, मतलब जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का, और फ्यूजन होके जाइगोट बना। ये जाइगोट बनने के बाद जो मतलब एम्ब्रायो बनेगा, तो वहाँ पे जो अर्ली डिविजन्स होते हैं वहाँ पे G1 और G2 फेज जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। क्योंकि ये जो मदर सेल था ना, जो मदर एग था, उसमें ऑलरेडी सारे प्रिपरेशंस करे हुए थे। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए थे ऑलरेडी। बहुत जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थे रेप्लिकेशन के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड थे रेप्लिकेशन के लिए, सब कुछ बना हुआ था यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए ये G1 और G2 फेज ज़रूरी नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जाइगोट बना, जाइगोट बनते ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये रेप्लिकेशन बोलिए डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डिवीजन बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट डिवीजन होते हैं। तो क्या हो रहा है, एक और चीज़ देखना है यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, बस डिवीजन होते रहता है। क्यों? क्योंकि हमें तो बढ़ाना है ना, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइज, यहाँ पे सेल्स के इंक्रीज नहीं होते हैं पहले कुछ डिविजन्स में, बस डिवीजन होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए G1 और G2 तो एब्सेंट है ही, उसके साथ सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत फास्टर हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन साइज ज़रूरी भी नहीं है और G1 G2 फेसेस भी नहीं है। और G1 फेज में एक्चुअली ये जो साइज है ना ये इंक्रीज होती है, तो G1 फेज एब्सेंट है तो फिर ये साइज भी इंक्रीज नहीं होगी। और इसके बाद क्या होता है, सेल साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है विथ एवरी साइकिल। सेल नंबर इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेल साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। जितने डिवीजन होंगे सेल नंबर उतना ही इंक्रीज होगा, लेकिन सेल साइज उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ओके, अभी सेकेंड वाले एक्सेप्शन पे आते हैं, जिसका नाम है एंडो रीडुप्लीकेशन। यहाँ पे कोई M फेज नहीं होता है, लास्ट वाले में कोई G1 G2 फेज नहीं था, सिर्फ SM फेज थे। और यहाँ पे कोई M फेज ही नहीं है, सिर्फ G1 S G2 है, और वहाँ से G2 से फिर से वापस आके वो G1 पे आ जाता है। ठीक है, तो G1 से S पे जाएगा, S से G2 पे जाएगा, लेकिन G2 से M में नहीं जाएगा, G2 से वापस आके वो G1 में आ जाएगा। तो ये एंडो रीडुप्लीकेशन के वजह से पॉलीटिन क्रोमोसोम्स बनते हैं। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि लार्वा से फ्लाई के मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होके फ्लाई बनता है, राइट। तो ये वाला जो कन्वर्शन है ना, इसमें ये पॉलीटिन क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अभी देखिए डिप्लॉयड कंडीशन को हम बोलते हैं 2n, राइट। तो अभी ये जो चारों फेजेस है, यहाँ पे किस वे में ये जो क्रोमोसोम्स है
वो किस प्लॉइडी में रहते हैं वो हम देख लेते हैं। G1 में 2n में ही रहता है। S में क्या होता है, अर्ली S फेज में 2n रहता है। जब रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, हुआ नहीं है, तब क्या होता है, तब 2n ही रहता है। लेकिन लेट S फेज में 4n बन जाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका, अभी वो G2 में जाएगा तो वहाँ पे 4n हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रेप्लिकेशन होने के बाद सारे क्रोमोसोम्स तो डुप्लीकेटेड हो जाते हैं, तो फिर 2n से 4n हो जाएगा। G2 में क्या होता है, G2 में 4n ही रहता है, और ये 4n माइटोसिस में जाके 2n 2n करके 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है G1 फेज। ठीक है, ओके। तो क्या हो रहा है ये साइकिल के साथ, सरफेस एरिया जो है बाय न्यूक्लियस नंबर, न्यूक्लियस नंबर मतलब कितने न्यूक्लियस है, ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। सरफेस एरिया बाय न्यूक्लियस नंबर इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो कम हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये डिक्रीज हो रहा है। ये जो चीज़ है ये रेस्टोर्ड हो जाता है एस फेज में, ठीक है। S बाई एन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है, ऑल राइट। ये आप लोग थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया मतलब जितने सेल थे वो तो सेम ही रह रहा है ना, लेकिन न्यूक्लियस नंबर मतलब कितने n है, कितनी प्लॉइडी है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो फिर मतलब ये टोटल रेशियो डिक्रीज हो रहा है ना। फिर से जब वो एस फेज में आएगा तब वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ओके। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। एक फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो होता है G1 फेज में, जो कि है G1S चेक पॉइंट। सेकेंड जो होता है वो S फेज में होता है, जिसको बोलते हैं S फेज चेक पॉइंट। थर्ड जो होता है वो G2 में होता है, जिसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। और फोर्थ वाला जो चेक पॉइंट है उसको बोलते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ओके। अभी हम G1S चेक पॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चेक फॉर 1 सेकेंड, हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वी आर चेकिंग फॉर ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये वाले फेज में मैंने बोला था सेल ग्रोथ भी होती है, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, इन सब का चेक होता है। ये है एक्सटर्नल चेक। एक्सटर्नल चेक का क्या, एक्सटर्नल चेक क्या क्या हुए कि ग्रोथ फैक्टर्स ठीक ठाक है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक है कि नहीं, स्पेस ठीक ठाक है कि नहीं। और इंटरनल चेक क्या होगा, यहाँ पे चेक होता है डीएनए में कोई डैमेज है कि नहीं, कोई डीएनए डैमेज यहाँ पे है कि नहीं, वो चेक होगा। क्योंकि इसके बाद डीएनए विल, क्योंकि G1 के बाद S में जाएगा ना, और S में क्या होता है, S1 में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो अगर कोई डीएनए में डैमेज्ड है तो उसका रेप्लिकेशन होगा, तो फिर तो वो गलत इन्फॉर्मेशन ही लेते चला जाएगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसीलिए ये डैमेज भी चेक किया जाता है, ठीक है। अगर कोई डैमेज मिला तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, करेक्ट करा जाएगा, ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम एस फेज चेक पॉइंट पे। एस फेज चेक पॉइंट पे क्या होता है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आफ्टर रेप्लिकेशन डैमेज, यहाँ पे भी डीएनए डैमेज को ही देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है रेप्लिकेशन होने के बाद, मतलब 4n होने के बाद कोई डैमेज है कि नहीं, डीएनए में कोई डैमेज है कि नहीं। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन के बाद डीएनए में कोई डैमेज आया तो फिर उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब माइटोसिस में अगर हम भेज दिए तो फिर तो नेक्स्ट जनरेशन में वो डैमेज चला जाएगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पे चेक किया जाता है कोई डैमेज है कि नहीं रेप्लिकेशन के बाद, अगर हुआ तो फिर उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं G2M चेक पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मली जो ऊसाइट्स होते हैं ना, अगर ऊसाइट हो तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चेक किया जाएगा चेक्स फॉर डैमेज दैट कैन फेल माइटोसिस, मतलब कि माइटोसिस या मियोसिस जो होगा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, उसको देखा जाता है ये वाले चेक पॉइंट में। हम लोग नॉर्मल ये वाला जो हम टोटल पढ़ रहे हैं, ये तो हम माइटोसिस में पढ़ रहे हैं, मियोसिस में भी सेम ही होता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मियोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ऊसाइट्स के मियोसिस में, ठीक है। और ये नॉर्मली क्या चेक करता है, कोई डैमेज प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि ये जो सेल डिविजन है उसको रोकेगा। अगर ऐसा कोई डैमेज है जो कि ये सेल डिविजन को रोक सके तो फिर ये G2M चेक पॉइंट पे
चेक करके उस डैमेज को रेक्टिफाई करेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो डैमेज ना जा सके। ठीक है, ओके। अभी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट क्या होता है? इस वाले चेक पॉइंट पे चेक किया जाता है जो स्पिंडल्स है जो कि लिंक कर रहे हैं हर एक क्रोमोसोम को फॉर इक्वल डिवीजन, वो स्पिंडल में कोई गड़बड़ी है कि नहीं वो चेक किया जाता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पे। So this checks if spindle links to each chromosome for equal division. हर एक क्रोमोसोम में ठीक से ये स्पिंडल्स लगे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ठीक से नहीं लगे होंगे तो फिर तो अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये वो स्पिंडल लिंक को चेक करते हैं। ठीक है, ओके। अभी चारों फेजेस के बारे में पढ़ने के बाद अभी हम आते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स पे। मतलब ये जो सेल साइकिल है इसको तो रेगुलेट करना ज़रूरी है, तो ये रेगुलेट कौन कौन करता है, ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोटीन है उसका नाम है साइक्लिन। सेकंड, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके बोलते हैं हम इनको। थर्ड, इनहिबिटरी काइनेज। फोर्थ, एक्टिवेटरी काइनेज। फिफ्थ, एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज। सिक्स्थ, सिपकिप। सेवेंथ, यूबिक्विटिन लाइगेज। ओके, तो साइक्लिन क्या करता है? साइक्लिन रेगुलेट करता है सीडीके को। ठीक है, साइक्लिन का फंक्शन है सीडीके को रेगुलेट करना। ये इनको साइक्लिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइक्लिक फ्लक्चुएशंस दिखाते हैं। ये जो टोटल सेल साइकिल है ना, यहाँ पे हम इसका फ्लक्चुएशन देखेंगे पूरे सेल साइकिल में, तो इसीलिए इनको साइक्लिन प्रोटीन्स बोले जाते हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब कभी इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, कभी इनका अमाउंट बहुत ही कम होगा। ठीक है, और कौन ये 5 टाइप के साइक्लिन्स है जो कि हमें देखने को मिलती है सेल साइकिल में। साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन एच। ओके, ये बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं डिफरेंट फेजेस में, जैसे जैसे इसके नीड्स होते हैं उसी वे में ये बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं। ये वाले जो साइक्लिन होते हैं ना, साइक्लिन ऐसा नहीं होता है कि पहले से सब कुछ बना के रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जिस फेज में जिस साइक्लिन का जब ज़रूरत होगा तभी उसको बनाया जाएगा। मतलब कि ये पूरे सेल साइकिल में बनता रहता है और ब्रेक होता रहता है, तो इसीलिए इनको साइक्लिन बोलते हैं। जैसे कि G1 में D ज़रूरी होता है, G1S में E ज़रूरी होता है। G1S जो ट्रांजिशन है या फिर चेक पॉइंट है वहाँ पे E, साइक्लिन E का ज़रूरत रहता है। S फेज में साइक्लिन A ज़रूरी है और G2M में B ज़रूरी है। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अगर आप लोगों को ऐसा एक चार्ट दे दिया जाए तो फिर एक देखिए, G1 जो फेज़ है सबसे पहला, वहाँ पे साइक्लिन D का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, अभी G1 से S फेज के इंटरवल में देखिए, G1 के बाद ही, ठीक है, G1 से S फेज में जा रहा है तब E का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते S फेज के ख़त्म होने तक E का कंसेंट्रेशन पूरा कम हो गया। मतलब ये G1S ट्रांजिशन में साइक्लिन E हेल्प करता है। G1 से S में ट्रांजिशन में साइक्लिन E हेल्प करता है, और G1 फेज को होने में साइक्लिन D हेल्प करता है। अभी देखिए, S फेज के थोड़े से पहले टाइम से साइक्लिन A का अमाउंट इंक्रीज हुआ, फिर G2 के बाद इसका अमाउंट, साइक्लिन A का अमाउंट डिक्रीज हो गया। मतलब पूरे S फेज में ये साइक्लिन A इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, S फेज में साइक्लिन A इम्पॉर्टेंट है। और अभी देखिए, G2 के थोड़े से पहले टाइम से B इंक्रीज हुआ, साइक्लिन B, और माइटोसिस में आके ख़त्म हो गया। मतलब कि G2M ट्रांजिशन में साइक्लिन B इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं CDK पे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अगर CDK अकेला हो तो फिर वो इनएक्टिव होता है, कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर CDK के साथ साइक्लिन लगा हो तो वो एक्टिव हो जाता है। साइक्लिन जो है उसको हम रेगुलेटरी CDK बोलते हैं, जो कि कैटालिटिक है। ठीक है, ये CDK जो होता है वो कैटालिटिक है, और ये जो साइक्लिन है वो रेगुलेटरी काम करता है। ठीक है, ओके, रेगुलेट करता है CDK को। ओके, साइक्लिन प्लस CDK ये दोनों को बोला जाता है इंजन्स ऑफ सेल साइकिल। मतलब साइक्लिन और CDK के हेल्प से सेल साइकिल चलता है। ठीक है, इसलिए उनको इंजन्स ऑफ सेल साइकिल बोला जाता है। G1 में CDK 4 और 6 काम करेगा। वन सेक, G1 टू S फेज के ट्रांजिशन पे CDK 2 काम करेगा,
एस फेज में भी CDK2 काम करेगा और G2M में CDK1 काम करता है। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं फेजेस पे। फेजेस यहाँ पे G1, G1S ट्रांजिशन, S और G2M ट्रांजिशन है। G1 जो है वहाँ पे साइक्लिन D CDK4/6, G1S में साइक्लिन E CDK2, S फेज में साइक्लिन A CDK2 और G2M में साइक्लिन B CDK1। इनका कॉम्प्लेक्स बन के ये वाले फेजेस चलते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं थर्ड वाले रेगुलेटरी प्रोटीन पे, जो है इनहिबिटरी काइनेज। इनहिबिटरी काइनेज क्या होता है? इसको V1 काइनेज भी बोला जाता है। CDK के ऊपर CDK1 जो है, ठीक है, CDK1 के ऊपर 14th थ्रियोनिन और 15th टायरोसिन, मतलब एक चेन है जहाँ पे 14th वाला अमीनो एसिड है थ्रियोनिन और 15th वाला अमीनो एसिड है टायरोसिन। इन दोनों पे इनहिबिटरी या फिर इनएक्टिव फॉस्फेट या फिर इनहिबिटरी फॉस्फेट लग जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से ये जो CDK1 है वो इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनहिबिटरी काइनेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्टिवेटरी काइनेज। एक्टिवेटरी काइनेज क्या करता है? CDK7 और साइक्लिन H, इनको बोलते हैं एक्टिवेटरी काइनेज। ठीक है, CDK7 प्लस साइक्लिन H का जो कॉम्प्लेक्स है उसी को बोलते हैं एक्टिवेटरी काइनेज। ये क्या करता है? जो CDK1 था उस पे 14 थ्रियोनिन और 15 टायरोसिन पे तो फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा था, लेकिन इसी CDK1 में 161 पोजीशन पे भी एक थ्रियोनिन है, जहाँ पे ये जो एक्टिवेटरी काइनेज है वो एक्टिवेटरी फॉस्फेट को लगा देता है। मतलब अभी CDK1 का कंपोजिशन कैसा हुआ? 161 थ्रियोनिन पे एक्टिवेटरी फॉस्फेट, 14 थ्रियोनिन पे इनहिबिटरी फॉस्फेट, 15 टायरोसिन पे इनहिबिटरी फॉस्फेट। और ये जो चीज़ होती है, ये एक्टिवेटरी काइनेज, ये G2 फेज में होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये जो CDK1 है वो G2M में एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, बाकी वाले फेज में एक्टिव नहीं होते, वहाँ पे ये इनहिबिटरी काइनेज इसको इनहिबिट करके रखता है, वरना माइटोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनएक्टिव करके रखा जाता है इन दोनों स्टेज पे। और जैसे ही G2 स्टार्ट होता है ना, तभी इस पे एक्टिवेटरी काइनेज सबसे पहले काम करता है और फिर एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज काम करता है। एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज काम करता है। अभी हम आते हैं एक्टिवेटरी काइनेज। यहाँ पे फॉस्फेट तो लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो इनहिबिटरी फॉस्फेट्स लगे हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली ये CDK1 टोटली फंक्शनल नहीं है। ये दोनों फॉस्फेट्स, ये तो इनहिबिटरी फॉस्फेट्स थे, इनको हटाना पड़ेगा। मतलब इनहिबिटरी फॉस्फेट्स मतलब ये ज़रूर एक्टिव साइट्स पे लगे हुए थे। ठीक है, थोड़ा मॉलिक्यूलर वे में समझते हैं। ज़रूर ये जो फॉस्फेट्स थे, इनहिबिटरी फॉस्फेट्स, ये ज़रूर एक्टिव साइट को बंद करके रख रहे थे, इसीलिए ये जो CDK1 था वो काम नहीं कर रहा था। अभी ये 161 थ्रियोनिन पे जब एक्टिवेटरी फॉस्फेट लगा, तब ज़रूर इसका कॉन्फर्मेशन कुछ ऐसे हो गया कि ये जो फॉस्फेट्स है ये इजीली वर्कड अपॉन हो सकते हैं बाय एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज। एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज तो जो था वो तो वैसे भी काम कर सकता था ना, अगर ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते, ये जो दोनों फॉस्फेट्स हैं, इनहिबिटरी फॉस्फेट्स हैं, अगर ये एक्सपोज्ड होते तो फिर ज़रूर ये काम कर लेता। लेकिन ये ज़रूर ऐसे कोई एक्टिव साइट, इसका जो एक्टिव साइट था वो ज़रूर ऐसे करके ढका हुआ होगा और ये अंदर ज़रूर 2 फॉस्फेट्स लगे हुए होंगे, इनहिबिटरी फॉस्फेट्स। इसीलिए ये एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज जो था वो काम नहीं कर पा रहा था। अभी जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेटरी काइनेज ने फॉस्फेट लगा दिया, एक्टिवेटरी फॉस्फेट, ज़रूर ये ओपन होके ऐसा हो गया, यहाँ पे एक्टिवेटरी फॉस्फेट और यहाँ पे इनहिबिटरी फॉस्फेट्स। तो फिर अभी तो इजीली ये जो एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज है वो काम कर पाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये ओपन हुआ तब वैसे ही एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज जो है G2M फेज में वो काम करने लग गया। इसको एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज को CDC25A फॉस्फेटेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इनहिबिटरी फॉस्फेट्स को रिमूव करते हैं। तो अभी क्या होगा? CDK पे सिर्फ 161 थ्रियोनिन पे फॉस्फेट लगा होगा
और एक्टिव साइट भी देखिए ओपन है। ठीक है, तो फिर अभी CDK1 फुल्ली एक्टिव है। ओके ओके, अभी हम आते हैं 6 वाले प्रोटीन पे, जिसको बोलते हैं सिप किप। सिप या फिर किप भी बोलते हैं। सिप मतलब साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन या फिर काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन। ये दो टाइप के होते हैं, INK4 या फिर INK2। INK मतलब इनहिबिटरी काइनेज। ठीक है, ओके। INK4 जो है उनमें P16, P17, P18 और P19 आता है। ये जो है ये इनहिबिट करता है CDK4/6 को। और INK2 जो है इनमें आता है P21, P27। ये इनहिबिट करता है CDK2 को। मतलब कि ये जो सिप किप है ये सेल साइकिल को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इनहिबिट्स द सेल साइकिल, क्योंकि अगर CDK4/6 अगर इनहिबिट हो गया तो फिर G1 फेज को इनहिबिट कर देगा, और अगर CDK2 को इनहिबिट कर दिया तो फिर G1S और S फेज को इनहिबिट हो जाएगा, है ना। ओके, अभी हम आते हैं 7th पॉइंट पे, यूबिक्विटिन लाइगेज, जिसको E3 लाइगेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है पॉली यूबिक्विटिनेशन पे। ये जो पॉली यूबिक्विटिनेशन है इसमें क्या होता है, कोई एक प्रोटीन सपोज डिग्रेड होना है, ठीक है, उस प्रोटीन में ये वाला जो एंजाइम है यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो बहुत सारी यूबिक्विटिन को लगा देता है। और जिस भी प्रोटीन में पॉली यूबिक्विटिनेशन हुआ, पॉली यूबिक्विटिनेशन मतलब बहुत सारी यूबिक्विटिन का ऐड हुआ, वो प्रोटीन प्रोटियोसोम करके एक डिग्रेडरी मशीनरी है जो डिग्रेड करता है प्रोटीन को। पॉलीयूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन उस मशीनरी में जाके डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यूबिक्विटिन लाइगेज हेल्प करता है पॉलीयूबिक्विटिनेशन में। ठीक है, अभी सोचिए जो जो CDK का काम हो गया या फिर जो जो साइक्लिन का काम हो गया, वो साइक्लिन को जो स्पेशली साइक्लिन जो साइक्लिन का काम हो गया वो तो फिर उसको फिर रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो जो साइक्लिन्स का काम हो जाता है उनको यूबिक्विटिनेशन करके प्रोटियोसोम में डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि मैंने बोला था ना कि साइक्लिन ऐसा है कि जो कि जब ज़रूरत होगा तब बनाया जाएगा, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा डिग्रेड कर दिया जाएगा, इसलिए तो साइक्लिन है। तो ऐसे होता है प्रोटियोसोमल प्रोटीन डिग्रेडेशन। और CDK जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए साइक्लिन को डिग्रेड करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डिग्रेड नहीं करवाया ना तो फिर नेक्स्ट फेज में भी अगर वो साइक्लिन प्रेजेंट है वो CDK के साथ बाउंड होके उसी फेज को कंटिन्यू करवाता रहेगा, नेक्स्ट फेज में जाने ही नहीं देगा। मतलब कि अगर G1 चल रहा है तो G1 को ही चलाता रहेगा, G2 में जाने ही नहीं देगा, तो इसीलिए साइक्लिन को डिग्रेड करना ज़रूरी होता है। अभी कुछ और प्रोटीन्स को हम देख लेते हैं। MDM2 जो कि G1 में हेल्प करता है, SCF जो कि S फेज में हेल्प करता है, APC CDC20 एनाफेज अर्ली में हेल्प करता है, APC CDH जो कि एनाफेज लेट में हेल्प करता है। ओके ओके, तो ये था सेल साइकिल का फर्स्ट लेक्चर। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।